मुकम्मल इंतजाम हो गया है शेरिफ। कुर्सी पर बैठे हुए कर्नल जगोरा ने चूक कर दरवाजे में दाखिल होते ही नौजवान से मुखातिब होकर कहा, यस बॉस, मैंने हर जगह पर इंतहाई ताकतवर वायरलेस कंट्रोल डायनामाइट फिट कर दिए हैं। अब इनके फटने के बाद इस पहाड़ी का एक जरा भी बाकी नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ इंतहाई गहरी खाई सी बन जाएगी। सडोल जिस्म के मालिक शेरिफ ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया, गुड, तुम अब सामान बांधो और खच्चर तैयार कर लो। इसके लिए मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दे सकता हूँ। 1 घंटे के बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कर्नल जगोरा ने सख्त लहजे में कहा, बाकी सामान तो तैयार है बॉस, सिर्फ जीरो मेटल केस तैयार हो रहा है, उसके तैयार होते ही हम चल पड़ेंगे। शेरिफ ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, ओके, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि हम तैयारी ही करते रह जाएं और वो लोग हमारे सिरों पर पहुंच जाएं। कर्नल जगोरा ने कहा और शेरिफ सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। काश कर्नल आर्नर मुझे वापसी करना कहता तो मैं इस इमरान को बता देता कि कर्नल जगोरा क्या है। कर्नल जगोरा ने होंठ चिबाते हुए बुड़बुड़ा कर कहा। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। कर्नल जगोरा बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, मुझे मंगल साव का तो ख्याल ही नहीं आया था। उसने वाकई इतने घंटों से कॉल भी नहीं किया। कर्नल जगोरा ने कहा और उठकर तेजी से ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मंगल साव कॉलिंग महायोगी, ओवर। मंगल साव की तेज आवाज सुनाई दी। यस महायोगी टर्निंग, तुमने इतनी देर बाद कॉल क्यों की है? ओवर। कर्नल जागोरा ने इंतहाई करख्त लहजे में बात कही। बॉस इंतहाई हैरत अंगेज सूरत हाल है। मैं यही देखता रहा कि उनका प्रोग्राम क्या है। ओवर। मंगल साव की हैरत भरी पुरजोश आवाज सुनाई दी। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? ओवर। कर्नल जगोरा ने हैरान होकर पूछा। बॉस, उन्होंने बाटी बाड़ा पहुंचने के लिए गुवाहाटी खाड़ी वाला रास्ता अख्तियार किया। मैं हैरान रह गया कि गुवाहाटी खाड़ी तो नाकाबिले अबूर है। चुनाचे मैंने उनका ताकुब में रहा और बॉस, उन्होंने 500 मीटर तवील खौफनाक खाड़ी को अबूर करने का हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन मंसूबा बनाया है। ओवर। मंगल साव ने कहा। गुवाहाटी खाड़ी का पार करने का मंसूबा? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो किस तरह अबूर की जा सकती है? ओवर। कर्नल जगोरा ने गुस्से से चीखते हुए कहा, यही तो हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन बात है बॉस। मंगल साव की आवाज सुनाई दी और फिर उसने गार्थ पेलों से बनाने वाली रस्सियां और 500 का पुल बनाकर उसे खाड़ी के आर पार रखने तक की तमाम तफसीलात बता दी। और जैसे जैसे वो तफसील बताता जा रहा था, कर्नल जगोरा की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती जा रही थी। उसकी आंखों में ऐसे तासुरात उभर आए थे जैसे उसे मंगल साव की बात पर यकीन ना आ रहा हो। अब मुझे यकीन आ गया है मंगल साव कि तुम्हारा दिमाग वाकई उलट गया है। ओवर। पूरी तफसील सुनने के बाद कर्नल जगोरा ने दांत पीसते हुए कहा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है बॉस। अगर मैं भी सिर्फ सुनता तो यकीन ना करता। वैसे बॉस, वो एक एक करके उसे यकीनन पार कर लेंगे। अगर 2 आदमी भिजवा दें तो उन्हें यहाँ आसानी से शिकार किया जा सकता है। मेरे पास असला नहीं है, वरना मैं उन्हें शिकार कर लेता। मेरे पास सिर्फ वाव है और वाव से झाड़ियां तो काटी जा सकती हैं, उससे इंसानी सर नहीं काटे जा सकते। ओवर। मंगल साव ने कहा। और कर्नल जगोरा समझ गया कि मंगल साव के पास सिर्फ वो हथियार है जिसे यहाँ की मुकामी जबान में वाव कहते हैं। ये एक कोसनुमा छुरा होता है जिससे झाड़ियाँ भी काफ़ी काटी जा सकती हैं। दस्त बदस्त लड़ाई में भी काम आता है, लेकिन ये खुदकार असले की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैं अभी आदमी भिजवाता हूँ। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त है तो फिर वाकई उन्हें उसी खाड़ी में आसानी से दफन किया जा सकता है। ओवर एंड ऑल। कर्नल जगोरा ने चीखते हुए कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो तेजी से पलटा और उसने मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। शेरिफ को बुलाओ, जल्दी, फौरन।
कर्नल जगूरा ने चीख कर कहा और वो नौजवान तेजी से मुड़कर वापस चला गया। कर्नल जगूरा बेचैनी से टहलने लगा। यस बॉस। थोड़ी देर बाद ही कौवे हैकल नौजवान शेरफ ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, शेरफ, बगीचा की पहाड़ी गुवाहाटी की खाड़ी पार करके हेडक्वार्टर पर हमलावर होना चाहती है और मंगल साव की रिपोर्ट के मुताबिक इसने हैरत अंगेज मंसूबाबंदी की है। बहरहाल ये मौका है कि उसका आसानी से खात्मा किया जा सकता है। तुम फौरन खच्चर तैयार करो, मैं तुम्हारे साथ खुद चलूंगा। अगर ये पार्टी खत्म हो जाती है तो फिर हमें हेडक्वार्टर छोड़ने की और तबाह करने की जरूरत ही नहीं होगी। कर्नल जगूरा ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा। गुवाहाटी की खोड़ी? शेरफ ने हैरत भरे अंदाज में कुछ कहना चाहा। मुझे तुम्हारी हैरत का इल्म है, लेकिन ये इंसानों का नहीं शैतानों का टोला है। इनसे हर बात की तवक्को की जा सकती है। जल्दी करो, ऐसा ना हो कि वह हमारे पहुंचने तक खाटी पार कर लें। फौरन तैयारी करो। दूर मार स्पेशल मशीन गने साथ ले लेना, जल्दी करो। कर्नल जगूरा ने हाथ उठाकर इसकी बात काटते हुए कहा और शेरफ कंधे उचकाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों तेज रफ्तार खच्चरों पर बैठे हेडक्वार्टर से निकलकर कारण पन्ना की पहाड़ी की तरफ जैसे उड़े चले जा रहे थे। कारण पन्ना की पहाड़ी बाटी पाड़ा से तकरीबन आधे घंटे के फासले पर थी और इसके पार गुवाहाटी की खाड़ी थी। इन दोनों के हाथों में स्पेशल मशीन गन्ने थी और जिनकी रेंज 2000 मीटर से भी ज्यादा थी। खच्चरों को भगाते हुए वो ऊंची नीची पगडंडियों पर तेजी से सफर कर रहे थे और फिर तकरीबन 20 मिनट में वो कारण पन्ना की पहाड़ी के दामन में पहुंचकर खच्चरों से उतर गए। शेरफ ने दोनों खच्चर एक दरख्त से बांधे और फिर तेजी से पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। ठहरो, पहले मुझे सूरत हाल देखने दो, कर्नल जगूरा ने ऊपर चोटी पर पहुंचकर कहा और शेरफ उसके हुक्म पर एक चट्टान के पीछे रुक गया और कर्नल जगूरा ने सर उठाकर दूसरी तरफ देखा और उसे जो मंजर नजर आया उसने चंद लम्हों के लिए तो उसे वाकई मबहूत करके रख दिया था। खाई के दरमियान बांसों से बना हुआ एक पुल नजर आ रहा था जिसके दरमियान रस्सियों का जाल था और इस जाल से लटका हुआ एक आदमी तकरीबन उस खाई के दरमियान पहुंच चुका था। वो जाल की रस्सियों को पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ रहा था जबकि दूसरी तरफ 2 औरतें और कई मर्द मौजूद थे। आ जाओ, हम वक्त पर पहुंच गए हैं, कर्नल जगूरा ने हैरत के समुंदर से निकलते हुए चीख कर शेरफ से कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। शेरफ भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ गया और एक बार तो उसकी भी हैरत की शिद्दत से वही हालत हुई जो इससे पहले कर्नल जगूरा की हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने एक नाकाबिले यकीन मंजर था और अगर वो ये सब कुछ आंखों से ना देख रहा होता तो कभी उस पर यकीन ना करता, लेकिन बहरहाल यह हकीकत थी। इस आदमी पर फायर खोल दो, कर्नल जगूरा ने चीख कर कहा और साथ ही उसने अपनी मशीन गन भी बांसों के मसनूई पुल से लटकते हुए आदमी की तरफ कर दी। शेरफ ने भी इंतहाई फुर्ती से मशीन गन सीधी की। फायर, कर्नल जगूरा ने चीख कर कहा और दोनों मशीन गनों ने बेक वक्त शोले उगले और वादी मशीन गनों की तरतराहट से गूंज उठी। लेकिन इसके साथ ही कर्नल जगूरा और शेरफ दोनों के हलक से बेक वक्त चीखें निकली और शेरफ तो उछलकर पुश्त के बल नीचे गिरा और फिर कलाबाजियां खाता हुआ लड़कर किनारे से उस खौफनाक और लामहदूद गहरी खाई में गिरता चला गया। जबकि कर्नल जगूरा के हाथ से मशीन गन निकल गई थी और उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसका सालम हाथ ही उड़ गया हो, लेकिन उसने इंतहाई फुर्ती से एक चट्टान के पीछे छलांग लगा दी थी और दूसरी बाढ़ की गोलियां उस चट्टान के साथ आ टकराई थी। अगर वो एक लम्हे के लिए भी रुक जाता तो यकीनन उसकी बाढ़ उसके परखच्चे उड़ा देती। शेरफ की गहराई में डूबती हुई चीखें अभी तक उसके कानों में पूरी कुव्वत से गूंज रही थी। चट्टान के पीछे रुकते ही उसने अपने हाथ को देखा तो उसकी 3 उंगलियां साफ हो चुकी थी और उनमें से खून फव्वारे की तरह बह रहा था। उसने होंठ बीचते हुए जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और फिर उसे कलाई पर रखकर पूरी कुव्वत से घुमाकर गांठ दे दी ताकि खून की रवानी बंद हो जाए और फिर उसने चट्टान के पीछे सर बाहर निकालकर उस तरफ झांकना चाहा, लेकिन उसी लम्हे तरतराहट की आवाजें एक बार फिर गूंजी और कर्नल जगूरा ने बिजली किसी तेजी से सर पीछे कर लिया। उसने तेजी से इर्द गिर्द देखा और फिर रेंगता हुआ पिछली चट्टान की तरफ बढ़ने लगा। इस चट्टान के पीछे से होकर वो तेजी से उछलकर एक और चट्टान के पीछे आया और उसने सर बाहर निकाल कर देखा। दूसरे लम्हे वो ये देखकर चौंक पड़ा कि बांसों के पुल से लटकने वाला नौजवान अब दूसरे किनारे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। वो ना सिर्फ जिंदा था
बल्कि उसके जिस्म से खून भी ना बह रहा था। कर्नल जगूरा ने होंठ बींच लिए। दूसरे किनारे पर मौजूद अफराद चट्टानों के पीछे छुपे हुए थे। कर्नल जगूरा ने उठकर खड़े होने की कोशिश की ही थी कि एक बार फिर दूसरे किनारे से शोले चमके और वो बिजली किसी तेजी से दोबारा चट्टान के पीछे छुप गया। ओह, काश मेरी मशीन गन ही मिल जाती, या फिर मैं फायर करने की बजाय इस पुल को ही धकेल कर नीचे गिरा देता। कर्नल जगूरा ने होंठ बींचते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो तेजी से मुड़ा और फिर उसी तरह रेंगता हुआ पहाड़ी की अगली तरफ आया और इतनी तेजी से नीचे उतरने लगा जैसे उसके पैरों में पंखे फिट हो गए हों। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अब उसका वहां रहना इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। पुल से लटकने वाला आदमी चंद ही लम्हों में इस पहाड़ी पर पहुंच जाता और उसके बाद उसके लिए फरार का मौका ही ना रहता। इसलिए उसने अब यही फैसला किया था कि वो फरार होकर फौरन हेडक्वार्टर पहुंचे और फिर वहां से फौरी तौर पर अपना सामान समेत आगे बढ़ जाए। मौजूदा सूरत हाल में उसके पास इसके सिवा और कोई चारा ना था। चनांचे चंद लम्हों में वो दरख्त से बंधे खच्चर के पास पहुंच गया। उसने अपने खच्चर को खोला और तेजी से उसे वापस अपने हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ाने लगा। वो मुड़ मुड़ कर ऊपर कारण पाड़ना की पहाड़ी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे अभी तक किसी आदमी की झलक दिखाई ना दी थी। उसे यकीन था कि वो अब भी आसानी से हेडक्वार्टर को तबाह करके सिल्की वे से निकल सकता है। जोसेफ के चीखते ही सबकी नजरें तेजी से दूसरे किनारे पर गईं, जहां दो आदमी वाकई मशीन गनें सीधी करके इमरान को निशाना बना रहे थे और इसके साथ ही मशीन गन की तरतराहट गूंज उठी। ये फायर जोसेफ की तरफ से हुआ था और उसके साथ ही एक आदमी उछलकर पीछे गिरा और लड़कता हुआ गहराई में जा गिरा, जबकि दूसरे आदमी के हाथ पर गोलियां पड़ी थीं। उसकी मशीन गन तो हाथ से निकल गई थी, लेकिन वो बिजली की सी तेजी से एक चट्टान की ओट में हो गया था। इनके और भी साथी हो सकते हैं, चट्टानों की ओट ले लो, जूलिया ने चीखते हुए कहा और वो सब तेजी से मुख्तलिफ चट्टानों की ओट में होने लगे। उसी लम्हे सफदर की मशीन गन से फायर हुआ और चट्टान के पीछे से नमूदार होने वाला सर पीछे हट गया। इमरान बदस्तूर रस्सियों को पकड़ता आगे बढ़ता जा रहा था और अब उसकी रफ्तार में पहले से ज्यादा तेजी आ गई थी और इसकी वजह से पुल इस तरह झूल रहा था कि जैसे टूट कर गिरा और अभी गिरा। चंद लम्हों बाद जोसेफ को दूर एक और चट्टान के पीछे से किसी का सर नमूदार होता दिखाई दिया तो उसने एक बार फिर फायर खोल दिया, लेकिन वो सर गायब हो गया। इन सब की नजरें दूसरे किनारे पर फैली हुई चट्टानों पर बिजली किसी तेजी से फैल रही थी, क्योंकि इमरान इस वक्त इंतहा शदीद खतरे में था। उसे किसी भी चट्टान के पीछे से आसानी से गोली मारी जा सकती थी और अब भी अगर जोसेफ चीखते ही फायर ना खोल देता तो कम से कम इमरान की मौत यकीनी थी। इन सब के सांस रुके हुए थे और जिस्म का खून जैसे मुंजमद होकर रह गया था, लेकिन ना ही किसी चट्टान के पीछे से फायर हुआ और ना ही कोई आदमी नमूदार हुआ। यहां तक कि इमरान पुल पार करके दूसरी तरफ चट्टानों पर पहुंच गया। इनके सीनों में रुके हुए सांस यखलख बहाल हो गए। इमरान दूसरे किनारे पर पहुंचते ही तेजी से चट्टानों में गायब हो गया और वो सब चट्टानों के पीछे से निकलकर बाहर आ गए। इनको कैसे हमारे रास्ते की खबर मिल गई? मार्सिला ने हैरान होकर कहा। ओह हाँ, यकीनन हमारी निगरानी हो रही है। जोसेफ, तुम जरा पीछे जाकर चेक करो, लेकिन जरा एहतियात से, जूलिया ने तेज लहजे में कहा और जोसेफ की तरफ मुड़ गई। वाकई मिस्सी, कोई चूहा हमारे पीछे जरूर है। मैं अभी उसे बिल से बाहर निकालता हूं, जोसेफ ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और मशीन गन उठाए तेजी से एक झाड़ी के पीछे रिंग गया। बाकी सब अफराद पहाड़ी के दूसरे किनारे की तरफ ही मुतवज्जा थे और फिर इमरान एक पहाड़ी के पीछे से नमूदार हुआ और उसने आने का इशारा कर दिया। ओह, इसका मतलब है दो ही आदमी थे, दूसरा यकीनन फरार हो गया होगा। मार्सिला, तुम जाओ, जल्दी करो, जूलिया ने कहा और मार्सिला को पुल पार करने के लिए कह दिया। हमें फिर भी मोहतात रहना चाहिए, सफदर ने कहा और सबने सर हिला दिया। मार्सिला तेजी से आगे बढ़ी और फिर वो इमरान की तरह पुल की सीढ़ियां पकड़ते फजा में झूलती हुई आगे बढ़ने लगी और थोड़ी देर बाद जब वो बखैरियत दूसरी तरफ पहुंच गई तो जूलिया ने टाइगर को आगे बढ़ने के लिए कहा। आप जाए मिस जूलिया, हम मर्द बाद में आ जाएंगे, टाइगर ने कहा। जाओ, जूलिया ने गुस्से लहजे में जवाब दिया तो टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। उसी लम्हे दूर पीछे पहाड़ियों पर मशीन गन की फायरिंग की आवाज गूंजी और वो सब उछलकर मुड़कर पीछे देखने लगे। मेरा ख्याल है जोसेफ ने शिकार कर लिया है, सफदर ने कहा। हाँ, ये फायरिंग उसी की है। अगर उसके शिकार के पास गन होती तो वो लाजमन हम पर पुष्ट पर से वार करता, जूलिया ने जवाब दिया। और फिर जब टाइगर दूसरी तरफ पहुंचा तो जोसेफ कंधे पर एक आदमी को उठाए झाड़ियों में से नमदार हुआ। ये था वो जूलिया, यहां से कुछ दूर एक दरख्त पर चढ़ा हुआ था।
जोसेफ ने उनके सामने आकर उस आदमी को जमीन पर पटकते हुए कहा। इस आदमी का जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका था। तुम्हें कैसे नजर आ गया? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जंगल में जोसेफ की नजरों से तो चूंटी भी नहीं बच सकती, ये तो फिर आदमी है, जोसेफ ने दांत पीसते हुए कहा और सब हंस पड़े। और तो कोई आदमी ना था? सफदर ने पूछा और जोसेफ ने इनकार में सर हिला दिया। चले मिस जूलिया, अब आप चलें, सफदर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। मेरा ख्याल था कि मैं आखिर में जाती, जूलिया ने चूक कर कहा। नहीं, पुल का कोई पता नहीं कि किस वक्त टूट जाए, इस पे भारी बदन वाले आखिर में जाएंगे, सफदर ने कहा। और जूलिया चंद लम्हे तो खामोश रही, फिर आगे बढ़ गई। कैप्टन शकील, अब आप जाएंगे, सफदर ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा, जो खामोश खड़ा था। मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं काफ़ी देर से इमरान को गायब देख रहा हूँ, न जाने वो कहाँ चला गया है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। और सफदर ने चूक कर दूसरी तरफ देखा, लेकिन वाकई मार्सिला के वहाँ पहुँचने के बाद इमरान गायब हो चुका था। मेरा ख्याल है दूसरा आदमी फरार हो गया है और इमरान यकीनन उसके पीछे गया होगा, सफदर ने कहा। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इमरान को अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था, कैप्टन शकील ने कहा। और सफदर ऊंची आवाज में हंस पड़ा, जैसे कैप्टन शकील ने बचकाना बात कर दी हो। और उसके इस तरह हंसने पर कैप्टन शकील भी शर्मिंदा से अंदाज में हंस पड़ा। उसे भी शायद ये बात समझ में आ गई थी कि इमरान के मुतालिक उसका ये ख्याल वाकई बचकाना सा था। जूलिया के बाद कैप्टन शकील दूसरी तरफ पहुंच गया। जवाना, अब तुम जाओ, सफदर ने कहा। आप चले जाएं, हो सकता है मेरा वजन ये पुल ना सहार सके। अरे नहीं, अगर इमरान गुजर गया है तो तुम जैसा जवाना भी गुजर सकता है, उसकी जसामत ना देखो, वजन में वो पूरा पहाड़ है, सफदर ने हंसते हुए कहा। और जवाना मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और सफदर होंठ बींच कर उसे देखने लगा। उसने जवाना को हौसला देने के लिए फिक्रा तो कह दिया था, लेकिन उसके ज़हन में भी ये खतरा मौजूद था कि जवाना के वजन की वजह से कहीं पुल टूट ना जाए। पुल वाकई काफ़ी ज़्यादा झुक गया था, लेकिन इस वक्त सफदर ने इत्मीनान की सांस ली जब जवाना बखैरियत दूसरी तरफ पहुंच गया। उसके बाद उसने जोसेफ को भेजा और जोसेफ के आगे बढ़ते ही उसे अचानक इस आदमी का ख्याल आया जिसे जोसेफ शिकार करके लाया था। वो मुड़कर तेजी से आगे बढ़ा और उसने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। और चंद लम्हों बाद वो इसकी कलाई से वो घड़ी उतार कर गौर से देखने लगा जिस पर उसे ट्रांसमीटर वॉच का ख्याल आ गुजरा था। ओह, ये तो वाकई ट्रांसमीटर फिटेड है, सफदर ने होंठ बीचते हुए कहा। और फिर उसने इसका विंड बटन खींच लिया। दूसरे लम्हे घड़ी के दरमियान में एक नुक्ता जलने बुझने लगा। हाँ, बिल्कुल तुम यहीं रुकोगे। जैसे ही ये लोग पहुंचे तुमने ट्रंच फायर कर देना है और मैं हेडक्वार्टर उड़ा दूंगा। हेलो हेलो मंगल साओ, महायोगी टेंडिंग यू, ओवर। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। बॉस, मैं शदीद जख्मी हो गया हूँ, ओवर। सफदर ने आवाज बदल कर इस तरह कहा जैसे वाकई वो दर्द से कर्रा रहा हो। हालांकि उसने ये पोज इसलिए बनाया था क्योंकि उसे इस आदमी का लहजा और आवाज का इल्म ना था जिसे वो महायोगी की मंगल साओ के नाम से पुकार रहा था। जख्मी हो गए हो? ओह, क्यों, क्या हुआ मुझे बताओ। क्या इन लोगों ने पुल पार कर लिया? ओवर। दूसरी तरफ से चूक कर पूछा गया। वो पार कर रहे हैं। मैं दरख्त से गिर गया हूँ बॉस, मेरी कई हड्डियां टूट गई हैं, ओवर। सफदर ने उसी तरह कर्राहते हुए कहा। कर्राहने की वजह से उसका असल लहजा सामने ना आ रहा था, इसलिए दूसरी तरफ से बोलने वाला उसके लहजे पर चूका ही ना था। तुम भी कोशिश करके इस पुल से पार आ जाओ। अब मैंने इनके खात्मे का नया प्लान बना लिया है। जैसे ही ये हेडक्वार्टर में दाखिल होंगे, कर्टन ट्रंच फायर करेगा और मैं वायरलेस के जरिए डायनामाइट उड़ा दूंगा। तुमने भी छुप कर ख्याल रखना है। अगर इनमें से कोई बच जाए तो मुझे ट्रांसमीटर पर इत्तला देना, ओवर एंड आउट। दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया और उसके साथ ही घड़ी के दरमियान चमकता हुआ नुक्ता खुद ब खुद बुझ गया। सफदर ने होंठ बीचते हुए जल्दी से घड़ी को जेब में डाला और फिर पुल की तरफ भागने लगा। उसे ख्याल आ रहा था कि इमरान इनके पीछे गया है, कहीं वो अकेला ही इस हेडक्वार्टर में दाखिल ना हो जाए। वो अब इस महायोगी की सारी प्लानिंग समझ गया था। उसने हेडक्वार्टर में वायरलेस ऑपरेटर डायनामाइट लगा दिए थे ताकि उसके अंदर दाखिल होते ही वो पूरे हेडक्वार्टर को उड़ा दे। इसलिए अब इमरान को रोकना जरूरी हो गया था। चनांचे सफदर इंतहाई तेज रफ्तारी से पुल से झूलता हुआ आगे बढ़ता चला गया और थोड़ी देर बाद जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचा तो उसके सारे साथी वहां उसके इंतजार में मौजूद थे। इमरान कहाँ गया है? सफदर ने बड़ी बेचैनी से मार्सिला से पूछा।
यहाँ 2 आदमी आए थे, एक तो मर गया, दूसरा फरार हो गया, लेकिन मरने वाले का खच्चर नीचे मौजूद था। इसलिए इमरान ने मुझे कहा कि वो खच्चर पर इसका पीछा करता है, बाकी साथी पुल पार करके आ जाएं। मार्सिला ने जवाब दिया, ओह, इमरान को रुकना जरूरी है, उन्होंने हेडक्वार्टर में मौत का जाल पिला रखा है। सफदर ने होंठ बीचते हुए कहा, आखिर हुआ क्या है? जूलिया ने पूछा तो सफदर ने ट्रांसमीटर वॉच पर और इस पर होने वाली तमाम गुफ्तगू बता दी और सबके चेहरों पर खिंचाव सा आ गया। फिर इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करते, दूर से एक जोरदार गिड़गिड़ाहट के साथ इस कदर खौफनाक धमाके की आवाज सुनाई दी कि उनके कदमों के नीचे पहाड़ी भी इस तरह लरजने लगी जैसे वहां खौफनाक जलजला आ गया हो। ओह, ये आवाज यकीनन बाटीबाड़ा से आई है, मार्सिला ने तेज लहजे में कहा। ओह, इसका मतलब है उन्होंने हेडक्वार्टर उड़ा दिया, सफदर ने होंठ बीचते हुए कहा और उसी लम्हे उन्हें दूर फिजा में गिर्द के बादल आसमान की तरफ बुलंद होते दिखाई दिए। सफदर ने जल्दी से ट्रांसमीटर वॉच से जेब से निकाली और इसका विंड बटन खींच लिया। घड़ी के दरमियान नुक्ता एक बार फिर चमकने लगा। हेलो, मंगल साहब कॉलिंग, ओवर, सफदर ने उसी तरह कराहते हुए कहा। यस, महायोगी रिटर्निंग, ओवर। चंद लम्हों बाद महायोगी की आवाज सुनाई दी। उसका लहजा बेहद पुरजोश था। बॉस, ये धमाका क्या हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया? अभी ये लोग तो पहाड़ी पर ही हैं, ओवर, सफदर ने उसी लहजे में कहा। ओह हाँ, उनका एक अहम तरीन आदमी अंदर आ गया था, वो इमरान। कैटर ने मुझे बताया कि एक आदमी खच्चर पर वहां पहुंचा है। मैंने जब उसका हुलिया पूछा तो मुझे पता चला कि वही असल शैतान है। चनांचे मैंने हेडक्वार्टर उड़ाकर उसका खात्मा कर दिया है। अब बाकी अफराद की वो हैसियत नहीं रही। कैटन वहीं मौजूद है, उसके पास असला भी है। तुम उसके पीछे आते रहो। कैटन शुमाली पहाड़ की दूसरी खूह में छुपा हुआ है, तुम उससे मिल लेना, फिर तुम दोनों ने मिलकर इन सब का खात्मा कर देना है। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही घड़ी के दरमियान चमकता हुआ नुक्ता एक बार फिर बुझ गया और इन सबको यूं महसूस हुआ जैसे नुक्ते के साथ ही उनके दिल भी बुझ गए हों। इमरान की मौत यकीनी हो चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इमरान नहीं मर सकता। यह लख्त मार्सिला हिज़्यानी अंदाज में चीख पड़ी और सब चौंक कर उसे देखने लगे, जैसे उन्हें मार्सिला के इस हिज़्यानी अंदाज पर यकीन ना आ रहा हो। लेकिन मार्सिला के चेहरे पर मौजूद तासुरात बता रहे थे कि वो भी इमरान के सैर में जकड़ चुकी थी। उन्होंने बेख्तियार सर झुका लिए।